अस्सलाम वालेकुम बेटा। न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक में से एक छोटा सा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शंस का। इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। एटीपी के बजाय मेरा ख्याल है कि पहले इसको वाइंड अप कर लूँ मैं, फिर क्वेश्चंस करते रहेंगे सॉल्व। अब ये टॉपिक मैं आज ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो फिजिकल क्लास में फिर उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसे ही कल भी एक ऑनलाइन सेशन ले लूँगा, उसमें जो रिमेनिंग न्यूक्लियर फिजिक्स का पोर्शन होगा वो कवर कर लूँगा। ठीक है। तो ये जो पहले आपको समझाना है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड बात। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं पहले भी क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइड्स है, दैट मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाइड्स। ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे फर्स्ट करते हैं, मैं यहाँ पे कोई ऐसी इक्वेशन लिख देता हूँ। ये पेरेंट न्यूक्लियाइड्स हैं और ये तो इसमें ये डॉटर न्यूक्लियाइड्स हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, और ये पेरेंट न्यूक्लियाइड्स हैं। तो हमेशा आपने याद रखना है कि पेरेंट न्यूक्लियाइड्स जो है, इनका जो मास है दैट इज ग्रेटर देन द डॉटर न्यूक्लियाइड्स मास। अब बेटा ये जो मास का जो डिफरेंस आएगा दोनों में, पेरेंट और डॉटर में, अगर आप इस डिफरेंस को फाइंड करें तो ये डिफरेंस आपके पास, ये इक्वेशन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सम ऑफ मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइड्स माइनस सम ऑफ मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाइड्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम, एंड दैट डेल्टा एम इज नोन एज मास डिफेक्ट। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप मास डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आइंस्टाइन का प्रिंसिपल है एनर्जी और मास का, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन प्रिंसिपल ऑफ मास एनर्जी कंजर्वेशन, the change of energy is linked to the change of mass by the equation E is equals to delta m c square। यानी कहने का मकसद क्या है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जितना ज्यादा मास डिफेक्ट आएगा उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। या पहले फेज में ये जो मास डिफेक्ट आ रहा है, ये दरअसल मास डिफेक्ट कैसे आ रहा है, ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन होगी जिससे आपने न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जो मास डिफेक्ट से एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपको यहाँ पर ये कहें कि 1 ग्राम जो है आपके पास मास डिफेक्ट है, 1 ग्राम के इक्वल, और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इस 1 ग्राम से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो अब आपने कैलकुलेट करनी है। मुझे आंसर बताएं कैलकुलेट करके। ये प्लीज कोई आंसर बताएं, मुझे कैलकुलेट करके बताएं। ये 1 को 1000 पे डिवाइड करके मैंने किलोग्राम्स बनाए, और 3 × 10⁸ होल स्क्वायर।
9 इंटू 10 पावर 13 जूल्स की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस वक्त मास यानी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी आ रही है, न्यूक्लियर एनर्जी, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, और मास डिफेक्ट क्या होता है ये आपको समझा दिया मैंने। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस की तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, एक है फिजन रिएक्शन और एक है फ्यूजन रिएक्शन। तो हम पहले फिजन रिएक्शन को सोच रहे हैं कि किसी भी फिजन रिएक्शन को जब डिफाइन करना होगा तो हम क्या कहेंगे, इन फिजन रिएक्शन अ हैवियर न्यूक्लियस splits into two lighter nuclei, neutrons and energy is released। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है जो मूव करता हुआ आ रहा है। इस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एक यूरेनियम हैवी न्यूक्लियस है इसके ऊपर फॉल कराया, इससे ये हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल हुआ। ये देखें, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ये टूट रहा है दो लाइटर न्यूक्लियाइड्स में, एक ये है और एक ये है। ये दो लाइटर न्यूक्लियाइड्स बने और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है और न्यूट्रॉन्स इमिट आउट हो रहे हैं। तो क्या हुआ, एक हैवी न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हुआ, दो लाइटर न्यूक्लियाइड्स में एनर्जी और न्यूट्रॉन्स को इमिट कर रहे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को फिजन रिएक्शन कहेंगे। When a heavy nucleus splits into two lighter nuclides, ठीक है, दो लाइटर न्यूक्लियाइड्स में ये कन्वर्ट हो रहा है, along with that energy and 3 neutrons are emitted। इस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को आप फिजन रिएक्शन कह रहे हैं। तो फिजन रिएक्शन क्या होगा कि एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो टू लाइटर न्यूक्लियाइड्स में along with energy and neutrons जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे तो वो पावर जनरेशन प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना, उसमें फिजन रिएक्शन कैसा होगा, कंट्रोल्ड होगा। और जो एटॉमिक बम की आप बात करते हैं तो उसमें अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होगा। तो फिजन रिएक्शन ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, पावर प्लांट में कंट्रोल्ड होता है और एटॉमिक बम के अंदर जो है ये अनकंट्रोल्ड होगा। ठीक है, अब किसी भी फिजन रिएक्शन के लिए, जैसे ये इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखी है, तो ये यूरेनियम, बल्कि मैं इसको उस पर लिख देता हूँ, ये यहाँ पे आपको ज्यादा बेहतर, ये आपके पास ये न्यूट्रॉन है, ये यूरेनियम इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे ये यूरेनियम इसको एब्जॉर्ब करेगा, यूरेनियम अनस्टेबल हुआ, एनर्जी रिलीज की, क्रिप्टॉन्स और बैरियम में कन्वर्ट हुआ। साथ में बेटा ये 3 न्यूट्रॉन्स भी इसने इमिट कर दिए। ये हो गया एक एक यूरेनियम का डिके। एक यूरेनियम के डिके करने से एनर्जी रिलीज हुई है, बैरियम और क्रिप्टॉन रिलीज हुए और साथ में न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए। ये जो रिलीज न्यूट्रॉन्स हैं ये फर्दर और जो यूरेनियम सैंपल के अंदर प्रेजेंट होंगे। बेटा अगर हमारे पास फर्ज करते हैं 1 ग्राम है यूरेनियम का, तो उसमें एक न्यूक्लियस थोड़ी होगा, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। तो किसी भी एक न्यूक्लियस के ऊपर जब आपने न्यूट्रॉन को फॉल कराया, तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को, तो ये यूरेनियम जो था ये अनस्टेबल हुआ और अनस्टेबल होकर इस बैरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो गया। साथ में इसने एनर्जी रिलीज की और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स को रिलीज किया। अब ये जो रिलीज फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये आगे जाकर और यूरेनियम को हिट करेंगे। अब हर एक में से बैरियम और क्रिप्टॉन बन रहा है और साथ में 3-3 आपके पास न्यूट्रॉन्स आते जा रहे हैं और ये 3 फर्दर और आगे जाके स्ट्राइक करेंगे। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियर, इसको क्या बोलते हैं, इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको चेन रिएक्शन बोलेंगे। एक दफा आप ट्रिगर करेंगे उसके बाद ये खुद ही जो है एक न्यूक्लियर से दूसरा, दूसरे से तीसरा न्यूट्रॉन्स निकलते जाएंगे और ये इस तरह से रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सबको मेरी बात क्लियर है, समझ आ गई है। ठीक है, तो जब भी कोई हैवी न्यूक्लियस आपके पास है, वो हैवी न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लाइड्स में अलोंग विद एनर्जी और 2 या 3 न्यूट्रॉन्स के एमिट आउट करेगा, तो इस रिएक्शन को फिजन रिएक्शन कहा जाएगा। और फिजन रिएक्शन जो है वो आपके पास एक चेन रिएक्शन है।
ये बेसिक सी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन की एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो क्या है, वो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हमारे पास कुछ डिटेल्स हम पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस। दैट फ्यूजन रिएक्शन इज अ चेन रिएक्शन। आपको पता है ना फ्यूजन की क्या प्रॉपर्टी है, मैंने बताई, चेन रिएक्शन है। सिर्फ एक दफा आपको ट्रिगर करना है, उसके बाद ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा जब तक के फ्यूल है। और फ्यूल क्या होता है बेटा, फ्यूजन रिएक्शन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल क्या है बेटा, ये इसके लिए याद रखें एमसीक्यूज के लिए, यूरेनियम इज द फ्यूल। यूरेनियम फ्यूल के तौर पे यूज होगा। हैवी वाटर और ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर जो है वो क्या करता है, मॉडरेटर फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन्स हैं इनको स्लो डाउन करता है। देखें ये बात समझने की जरूरत है यहाँ पे। अगर ये न्यूट्रॉन जो हम यहाँ पे यूरेनियम पे फॉल करा रहे हैं, अगर ये न्यूट्रॉन स्लो मूविंग नहीं होगा, फास्ट मूविंग होगा, तो फिर ये फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा। शर्त यही है कि ये न्यूट्रॉन जो है ये स्लो मूविंग होना चाहिए। तो अब यहाँ से जो बेटा तीन न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं इस रिएक्शन से, ये तीन न्यूट्रॉन्स तो बहुत हाईली एनर्जेटिक होंगे, बहुत, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इनॉर्मस अमाउंट, और उसके साथ ये न्यूट्रॉन भी बहुत तेज स्पीड से इमिट आउट होंगे। तो आगे जो फर्दर, जैसे यहाँ पर मैंने शो किया है, ये जो तीन न्यूट्रॉन्स हैं, ये तीन न्यूट्रॉन्स जब आगे यूरेनियम पे हिट करें तो इनका भी स्लो डाउन होना जरूरी है। अगर ये फास्ट मूविंग होंगे तो फिर रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो फॉर दैट पर्पज हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक मॉडरेटर लगाएंगे। मॉडरेटर इन न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। ये न्यूट्रॉन स्लो डाउन होकर इन यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करते हैं और ये रिएक्शन इस तरह से आगे कंटिन्यू होगा। तो इसका मतलब किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आपको एक जो है फ्यूल चाहिए यूरेनियम की फॉर्म में, और उसके साथ आपको ग्रेफाइट की रॉड्स होंगी या हैवी वाटर होगा जो आपके पास जो है यूज होगा एज अ मॉडरेटर। उसके बाद बेटा एक और चीज इसमें होती है, अगर मैं आपको ये डायग्राम देखें, ये जो आपके पास येलो कलर का आपको नजर आ रहे हैं ये फ्यूल रॉड्स हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूल है। इसके सराउंडिंग में जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है इन रॉड्स के अलावा, इसके सराउंडिंग में जो कुछ भी है, ये आपके पास बेसिकली जो है ये कूलेंट कहलाता है वैसे तो, लेकिन ये आप जो समझे कि ये हैवी वाटर है, ठीक है। ये या यहाँ पे ग्रेफाइट आपके पास है। और उसके बाद ये जो आपको मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रॉड्स इस तरह से, ये रॉड्स होती है कंट्रोल रॉड्स। अब ये कंट्रोल रॉड्स क्या करती हैं, अब ये समझने के लिए हम दोबारा इस डायग्राम पे आते हैं। बेटा अगर जैसे ये रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन में से ये आपके पास न्यूट्रॉन नंबर 1, न्यूट्रॉन नंबर 2, न्यूट्रॉन नंबर 3, ये तीन न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज हुए। अब अगर हम कंट्रोल रॉड क्या करती है, कंट्रोल रॉड ये जो इमिटेड आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं, किसी भी न्यूक्लियस से जो डिके करते हुए न्यूट्रॉन्स हैं, कंट्रोल रॉड्स उन न्यूट्रॉन्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इमेजिन करें कि आपके पास जो ये आपके पास ये नंबर 1 जो आपके पास न्यूट्रॉन है, फर्स्ट करते ही कंट्रोल रॉड ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ये रिएक्शन से खत्म हो गया। तो ये जितना पार्ट आपको नजर आ रहा है इस वक्त इसका, ये सारा का सारा पार्ट जो है इस वक्त क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, ये प्रैक्टिकली ये टेक प्लेस ही नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। इमेजिन करें कंट्रोल रॉड इस सेकंड वाले न्यूट्रॉन को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये वाला फर्दर ये वाला पोर्शन भी स्टॉप हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होता जाएगा, जैसे जैसे कंट्रोल रॉड इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती जाएगी तो रिएक्शन क्या होता जाएगा, रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन होता जाएगा। तो अगर फर्ज करें ये तीसरा वाला भी बेटा यहाँ पर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाता है, तो अब ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीटली स्टॉप हो गया, आगे रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजन रिएक्शन के लिए आपके सॉरी न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, हमने कहा था ना न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फिजन रिएक्शन है वो कंट्रोलेबल रिएक्शन है, तो वो किसकी मदद से कंट्रोल होता है, वो मदद है बेटा बोरॉन रॉड्स या कैडमियम की रॉड्स होती हैं जो कि इस रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो बोरॉन और कैडमियम रॉड्स आर कंट्रोल रॉड्स, दीज रॉड्स एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन
so there is less neutron left for uranium to absorb. This controls the rate of reaction. तो इस तरह से आप रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर को आप कंटेन करते हैं इन अ सील्ड बिल्डिंग मेड अप ऑफ थिक कंक्रीट एंड लेड, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये जो इसमें से रेडिएशंस इमिट आउट होंगी, अगर ये बाहर एक्सपोज हो गई, जैसे अभी कुछ ऐसा पहले जापानीज एक पूरा सिटी जो था इससे डैमेज हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन लीक हो गई थी, तो ऐसे अगर हो जाए तो उससे बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो अब आप लोग न्यूक्लियर रिएक्टर फिजन रिएक्शन इसको बेसिकली समझ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर 3 चीजों पे मैंने फोकस किया, यूरेनियम, ग्रेफाइट एंड कैडमियम रॉड। यूरेनियम इज अ फ्यूल, graphite or heavy water is a moderator which slows down the fast moving neutrons, and cadmium rods absorb neutron and controls the fission reaction. ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से है। तो कंट्रोल हम लोग जो है कंट्रोल रॉड से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप एटॉमिक बम पे इसको इमेजिन करें, वहां पर कोई कंट्रोल रॉड नहीं होगी और रेंडमली आपके पास न्यूट्रॉन्स इमिट आउट होते जा रहे होंगे और वो जाके यूरेनियम के साथ स्ट्राइक कर रहे होंगे और रिएक्शन जो है वो फास्टर मूव कर रहा होगा। ये नोट्स के अंदर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है, आप लोग इसमें से पढ़ सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे CIs के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट कर दिए, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब फिजन रिएक्शन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को जरा सोचते हैं, फिर फर्दर अब पावर जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो फिजन रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूसेस थर्मल एनर्जी। तो बेटा ये यहाँ पर ये आपके पास जिनको मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूँ, ये यूरेनियम रॉड्स हैं और ये यहाँ पे इस जगह पे दिस इज कॉल्ड कूलेंट। ये आपके पास जो है कूलेंट है, मॉडरेटर भी कह लें आप इसको, जो भी। वैसे ये वाटर होता है, गैसेस भी होती हैं, कार्बन के साथ साथ गैसेस भी होती हैं, कुछ भी हो सकता है, हैवी वाटर हो सकता है। अब ये मेरा इस वक्त आप लोग इस लेवल पे नहीं है कि मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा, मैं यहाँ पे कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हुआ, इससे हीट एनर्जी जनरेट हुई, इससे जो कूलेंट है ये क्या होगा, ये हीट अप होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे ही कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कूलेंट की डेंसिटी कम होगी, ये राइज करेगा और राइज करेगा तो यहाँ से इस पाइप से मूव करता हुआ ये इस चैम्बर के अंदर आएगा। ये हीट एक्सचेंज चैम्बर कहलाता है। हीट एक्सचेंज चैम्बर के अंदर यहाँ पर ये ब्लू कलर का वाटर फिल्ड है। तो ये पानी इतना गर्म होता है कि ये इस पानी को ये जो इस पाइप के अंदर गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर है, कुछ भी है, यूं चले आपके लिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये इतनी हीटअप हुई हुई है कि ये यहाँ से इसको पानी को क्या कर रही है बेटा, पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर रही है। अब ये स्टीम यहाँ से मूव करती है और यहाँ पे टरबाइन के ब्लेड्स लगे हुए हैं, इस टरबाइन को रोटेट करेगी और यहाँ पर ये आपके पास जनरेटर लगा हुआ है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यहाँ से जनरेट होगी। तो क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, उस न्यूक्लियर रिएक्शन से हीट एनर्जी जनरेट हुई, दैट हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कूलेंट एंड देन कूलेंट जो है वो क्या करता है, वो कूलेंट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, दैट स्टीम रोटेट्स द ब्लेड ऑफ द टरबाइन एंड देन द AC जनरेटर जो है वो आपके पास वर्किंग करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये एक इसका प्रोसेस है, इसी टाइप का कुछ यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो इन fission reaction in a nuclear reactor produces thermal energy. So nuclear power plants are a type of thermal power plant. Heat is used to boil water and make steam. Steam at high pressure is used to turn turbine. Turbines then turns generator and generator produces electricity. जो बात मैंने अभी आपको समझाई वो बात यहाँ पे हमने लिखी है। ये ब्लॉक डायग्राम हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है।
ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहां पर क्या कराया आपने, फिजन रिएक्शन कराया। इस फिजन रिएक्शन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। हीट एनर्जी जो है बॉयलर के अंदर जो वाटर है उसको किस में कन्वर्ट कर रही है, स्टीम में। और स्टीम यहाँ से मूव करके जा रही है टरबाइन में। टरबाइन को क्या कर रही है बेटा, रोटेट कर रही है। और जब टरबाइन रोटेट करती है तो जनरेटर से ऑल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ इंड्यूस होती है और वो सप्लाई करते हैं हम कंज्यूमर्स को। तो ये हमारे पास टोटल प्रोसीजर है। न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन रिएक्शन हुआ, इससे हीट जनरेट हुई। बॉयलर जो है उसका वाटर जो था वो क्या हुआ, वो हीटअप हुआ, स्टीम बनी। स्टीम ने जाकर जो है टरबाइन को रोटेट किया और वहां से आपके पास जनरेटर ने काम करना स्टार्ट किया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। तो दिस इज हाउ न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क्स। जी फुकुशिमा में बिल्कुल बेटा, जो फुकुशिमा जापान में, बिल्कुल यही न्यूक्लियर रिएक्टर से जो है रेडिएशन इमिट आउट हो गई थी। और अब तो खैर जापानीज सोच रहे हैं कि इसको वाइंड अप कर दें, कोई और वे सोच रहे हैं वो। खैर दिस इज न्यूक्लियर फिजन। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और मैंने कोशिश भी की है बहुत सिंपल रखूं, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गया और जरूरत भी नहीं है। फिगर 11.1 illustrates न्यूट्रॉन हिटिंग अ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस। ये यूरेनियम न्यूट्रॉन है, ये आपके पास यूरेनियम है, इससे आपके पास ये क्रिप्टॉन और ये बैरियम बन रहा है, और ये आपके पास जो है 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो। ये जो अभी मैंने रिएक्शन आपको बताया एग्जैक्ट वही रिएक्शन है। The uranium-235 nucleus splits into a nucleus of barium and a nucleus of krypton, and 3 neutrons are released. State the name of the process. You know, अब तो आना चाहिए आपको, ये इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फिजन रिएक्शन। हमने पहले उसको मैंने सॉल्व कर लिया था टाइम बचाने के लिए। तो ये फिजन रिएक्शन है। इसके बाद the process may be represented by a nuclear equation. An incomplete version of this equation is shown. ये जो मैंने वहां पर लिखी हुई थी इक्वेशन इनकम्प्लीट थी। अब इस इक्वेशन को अब हम कंप्लीट करेंगे और न्यूट्रॉन और इनका सारा नंबर्स वगैरह लिखेंगे। अच्छा चले, पहले तो मैं एक पहला पार्ट तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम बताएं। अच्छा, किसी भी न्यूक्लियोइड को सोचे तो ये ए है और ये जी, इसको मैं न्यूक्लियॉन नंबर कहा था, और ये आपका प्रोटॉन नंबर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लग जाए तो आप ए में से जी को माइनस कर देंगे। तो बेटा यूरेनियम के लिए अगर आप देखें तो ए की वैल्यू है 235 और जी की वैल्यू है 92। ठीक है, ये यूरेनियम को मैंने हाईलाइट कर दिया। 235 और 92 माइनस करके मुझे आंसर बताएं। जब बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट कराना है तो कंट्रोल रॉड्स को हम वहां पे इंसर्ट थोड़ी करेंगे, कंट्रोल रॉड्स तो बाहर होंगे रिएक्टर से। 143 इसका नंबर आ गया तो सॉल्व कर, सॉरी 143 इसका नंबर आ गया। ठीक है, अब एक रिएक्ट इधर मैंने एक इक्वेशन लिखी थी सोल्यूशन करने के लिए कहीं पे, ये तो ये हमारे पास जो है ये इस फिजन रिएक्शन की इक्वेशन है। और इसमें अगर आप गौर करें तो आपको लेट दिस बी ए, बैरियम का न्यूक्लियॉन नंबर को मैंने ए से डिनोट कर दिया, और जो मेरे पास क्रिप्टॉन का जो जी है इसको मैंने, यानी प्रोटॉन नंबर को मैंने बी से डिनोट कर दिया। बेटा याद रखें कि इन न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियॉन नंबर
are always conserved. अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि ये आपके पास हैं पेरेंट न्यूक्लियाइड्स। पेरेंट न्यूक्लियाइड्स में ये न्यूक्लियॉन नंबर है यूरेनियम का और ये न्यूक्लियॉन नंबर है न्यूट्रॉन का। तो सम ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइड्स न्यूक्लियॉन नंबर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाइड। डॉटर न्यूक्लियाइड्स का न्यूक्लियॉन नंबर क्या बन रहा है? A92 और 3 × 1। तो देखें क्या बन रहा है, अब ये हम लिख रहे हैं। तो बिफोर डिके 235 है दिस वन, फिर +1 दिस वन इज इक्वल टू A + 92 प्लस दिस 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1। तो 3 × 1, ये बन गया 236 माइनस 92 माइनस 3 इज इक्वल टू A। तो इसको अगर हम माइनस कह रहे हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा 36। समझ गए आप ये कैसे आया बेटा? आई होप ये बात मेरी क्लियर होगी है। किसी भी न्यूक्लियर बेटा कभी भी अब पूरे जब भी आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स रिएक्शंस को पढ़ना है उसमें आपने याद रखना है न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियॉन नंबर हमेशा कंजर्व होगा। और न्यूक्लियॉन नंबर कंजर्व होने से क्या मतलब है? न्यूक्लियॉन नंबर कंजर्व होने से मतलब ये है सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर्स ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइड्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाइड्स। तो ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाई और इससे हमारे पास जो आंसर आया ए का वो आंसर हमारे पास आ गया 36। अब बेटा दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है? दूसरा प्रिंसिपल है कि कंजर्वेशन ऑफ प्रोटॉन नंबर। तो प्रोटॉन नंबर की कंजर्वेशन करानी है। तो प्रोटॉन नंबर की कंजर्वेशन के लिए वही सेम बात कि रिएक्शन में ये आपके पास बिफोर रिएक्शन ये आपके प्रोटॉन नंबर है 92 + 0 दैट शुड बी इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन जो प्रोटॉन नंबर मिल रहे हैं 56 प्लस दिस B प्लस 3 × दिस 0। तो ये बन गया 92 = 56 + B। तो B किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? B आ जाएगा 92 - 56 के। बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? 36। तो B की वैल्यू आ गई 36। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई है भाई? ठीक है। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में इस तरह से न्यूक्लियॉन नंबर कैसे कंजर्व होते हैं और प्रोटॉन नंबर कैसे कंजर्व होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दी और साथ में समझा भी दिया कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो है न्यूक्लियॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर कंजर्व होते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। 90 जो भी आंसर आ रहा है बेटा 36 आ रहा था मेरे पास। बहरहाल देख लीजिएगा आप लोग, मैंने हो सकता है किसी बच्चे ने गलत करके दिया। आप लोग चेक कर लेंगे, आपको तरीका तो समझ में आ गया ना? इसको चेक कर लीजिएगा आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर इज डिक्रीज इन मास energy is released the decrease in mass is 3 × 10⁻⁻28 किलोग्राम। ये जो मास में बेटा डिक्रीज आया है इसको क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं मास डिफेक्ट। ये अभी शुरू में क्लास स्टार्ट में मैंने यही चीज समझाई थी कि जो पेरेंट न्यूक्लियाइड्स हैं उनका मास हमेशा ज्यादा होगा डॉटर न्यूक्लियाइड्स के मुकाबले में। ठीक है ना? ये मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर एनर्जी का सिखाया था कि मास डिफेक्ट किसके इक्वल होता है? मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइड्स माइनस टोटल मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाइड्स एंड अदर पार्टिकल प्रोड्यूस्ड। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यहां से मास डिफेक्ट, ये जो डेल्टा एम है दिस इज मास डिफेक्ट।
और ये जो c है, दिस c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो मास डिफेक्ट इसने हमें बताया 3.1 इंटू 10⁻⁻28 और स्पीड ऑफ लाइट हमें बताई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो दिस इज 2.79 इंटू 10⁻11 जूल्स। ये मेरे पास इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी आ गई। ठीक है। देन द नेक्स्ट पार्ट, अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन generates electrical energy. In the power station, steam is used to drive a turbine. Describe how the splitting of uranium-235 is used to produce the steam. You may include a block diagram. You may include a block diagram. तो ये हमारे पास रिएक्टर है। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ कि आपके पास रिएक्टर के अंदर जो है फ्यूल रॉड्स जो है यानी यूरेनियम जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ लाइटर न्यूक्लियाइड्स में, और इसने अपने साथ क्या किया बेटा, लाइटर न्यूक्लियाइड्स के साथ एनर्जी और न्यूट्रॉन्स को इमिट किया। सबसे पहले तो ये काम हुआ। ये जो इसने एनर्जी रिलीज की है, दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कूलेंट। कूलेंट जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कूलेंट का टेम्परेचर राइज करता है, कूलेंट यहाँ से ड्राइव होगा, ऊपर की तरफ राइज होगा, इस पाइप से फ्लो करता हुआ हीट एक्सचेंजर के अंदर आएगा। हीट एक्सचेंजर के अंदर यहाँ पर पहले से पानी है, यानी इसको बॉयलर कहेंगे ना। इस बॉयलर के अंदर आया, यहाँ पर पहले से पानी फिल्ड था। ये जैसे ही गर्म गैस है या जो भी यहाँ पे कूलेंट है वो इस पाइप में से ड्राइव करता हुआ जाएगा, तो वो अपनी हीट एनर्जी इस पानी को देगा जो सराउंडिंग के अंदर है। इससे पानी हीटअप होगा और वो स्टीम बनके क्या करेगा, टरबाइन को ड्राइव करेगा, और जब टरबाइन ड्राइव होगी तो वो जनरेटर को ड्राइव करेगी और ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस इज द होल प्रोसीजर। तो यहाँ पर कुछ हमने यहाँ पे पहले से इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। ड्यू टू fission, a large amount of heat energy is produced, which is transferred to the reactor coolant. The coolant may be water, gas, or a liquid metal. The heated coolant is made to flow through a heat exchanger where water is converted into high temperature steam. The generated steam is then allowed to drive a steam turbine. The steam, after doing its work, is converted back into the water and recycled to the heat exchanger. The steam turbine is coupled to an alternator which generates electricity. Alternator means generator. The generated electrical voltage is then stepped up using a transformer for the purpose of long distance transmission. ये इसका कंप्लीट हमारे पास रिएक्टर से रिलेटेड कंप्लीट आंसर हमने इसको लिख लिया। इसकी ब्लॉक डायग्राम उसने कही थी। ब्लॉक डायग्राम अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ गया। उसने प्रोडक्शन की बात की, ट्रांसमिशन की बात नहीं। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम आ गई। ये इसका थ्योरेटिकल कंप्लीट। अब इसको अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, मैंने तो डिटेल में इसको टाइप कर लिया। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एक जो है फिजन रिएक्शन का एक आसान सा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया पास्ट ईयर के। ये 2011 का क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में अगर आप देखें तो ये दो लाइटर, एक ड्यूट्रियम है और एक ट्राइटियम है। ठीक है, ड्यूट्रियम ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, और ट्राइटियम जो है ये भी आइसोटोप है। ये दोनों आकर फ्यूज हो रहे हैं। ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो इससे एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है, एक न्यूट्रॉन रिलीज करते हैं और साथ में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में टू लाइटर न्यूक्लाइड्स fuse together, convert after
this fusion, due to this fusion, helium is generated along with neutron and energy. ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब इसको थ्योरेटिकली हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। Nuclear fusion occurs when two or more lighter and smaller nuclei come together to form a heavier nucleus. This process accompanied by release of huge amount of energy. इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और फ्यूजन रिएक्शन हम इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी थोड़े बहुत प्रोटोटाइप बनाए तो हैं जापान वगैरह में, लेकिन बाहर कमर्शियली तो ये अवेलेबल नहीं है अभी भी, तो ये बड़ा मुश्किल है, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है पहले से। तो ये बेटा ड्यूट्रियम है, ये ट्राइटियम है। तो ड्यूट्रियम और ट्राइटियम के मिलने से ये हीलियम बना, एक न्यूट्रॉन रिलीज किया और साथ में एनर्जी रिलीज किया। ये इसकी न्यूक्लियर इक्वेशन है। इसमें क्या हो रहा है, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम दो आइसोटोप्स हैं, इनके मिलने से हीलियम बना और हीलियम के साथ जो है एनर्जी रिलीज हुई, न्यूट्रॉन भी रिलीज। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है, इसकी असल बात की तरफ आते हैं। तो डेफिनेशन हो गई, ये आपको याद हो जाएगी, बल्कि हो गई होगी। इट इज फार मोर डिफिकल्ट टू अचीव फ्यूजन देन नेचर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई दैट रिपेल ईच अदर। अब आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं। देखें, ये ड्यूट्रियम न्यूक्लियस है, इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो ना, एक पॉजिटिव है इसमें, और ट्राइटियम भी पॉजिटिव चार्ज है। ये जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल फ्यूज करने के लिए, एक दूसरे से मिलाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब हाइड्रोजन तो गैस है ना, और गैस की जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। किसी भी गैस की टेम्परेचर की डेफिनेशन है, टेम्परेचर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यही कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का। तो अब जरा सोचो, आप चाहते हो कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आइसोटोप्स हैं, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाए। तो इसके लिए इन दोनों को बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है। इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है कि ये एक दूसरे की रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करते हुए एक दूसरे से मिल जाए। अब बेटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो फ्यूजन रिएक्शन है वो बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर टेक प्लेस करता है, और ये टेम्परेचर जो होता है ये अराउंड बेटा, ये अराउंड 10⁸ केल्विन के अराउंड है। यानी अगर फ्यूजन रिएक्शन को आप सोचें तो फ्यूजन रिएक्शन कोर ऑफ द सन पे जो टेम्परेचर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरा ख्याल से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। यानी 15 इंटू 10⁻6 डिग्री सेल्सियस कोर ऑफ द सन का टेम्परेचर। इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा होता है। दैट इज व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू फॉर्म रिएक्टर, फ्यूजन रिएक्टर। कि इतना हाई टेम्परेचर हम कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। बहरहाल लोग लगे हुए हैं, इस पे काम हो रहा है। प्रोबेबली कुछ अरसे में इसका रिएक्टर्स बन जाए, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो दोबारा सोचें, आपके पास ये जो एक दूसरे के करीब आते हैं तो इन पे पॉजिटिव चार्ज है, इनकी रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। इन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए ड्यूट्रियम और ट्राइटियम को आपको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की डिपेंड करेगी उसके टेम्परेचर पे। तो आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो it is far more difficult to achieve fusion than fission due to nature of the hydrogen nuclei that repel each other. In order to let this happen, the nuclei should be heated up to 10⁸ Kelvin or more, so that the nuclei will have enough kinetic energy to overcome electrical repulsion between the nuclei. The sun acquires its energy from fusion of hydrogen nuclei, and deuterium clashes with tritium to form a helium nucleus at a high temperature. This accompanied by release of a neutron and a mass defect. The mass defect produces a massive amount of energy.
तो हाइड्रोजन बम इज आल्सो यूजेस, जो हाइड्रोजन बम है वो भी यही प्रिंसिपल यूज करता है, उसमें भी यही होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। तो बहरहाल हमारे जो इंटरेस्ट है हाइड्रोजन बम के अलावा, हमें तो फ्यूजन रिएक्शन सन के साथ रिलेट करके समझना है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई क्वेरी नहीं है। मैं एक मिनट व्हाट्सएप चेक कर लूं जी। दुनिया में बेटा सराउंडिंग में जब आपने इतनी सारी स्पेस फिजिक्स पढ़ी है, उसमें आपको बताया होगा ना, हाइड्रोजन फ्रीली अवेलेबल है आउटर स्पेस में। हाइड्रोजन की बात करेंगे। जी, फ्यूजन रिएक्शन बेटा इतना टेम्परेचर लाएंगे तो इकोनॉमिकल कैसे होगा, आप खुद सोचो, नहीं हो सकता ना। तो आई होप ये बात मेरी क्लियर होगी है, मेरा मैसेज कन्वे हो गया है। तो इसमें मुझे बेटा एक चीज और करानी है। इस चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। टू रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आपके पास ट्राइटियम है, ये ड्यूट्रियम है, ये दोनों मिल रहे हैं। ये पार्टिकल बी क्या बनेगा, ये हीलियम है। पार्टिकल ए क्या होगा, ये न्यूट्रॉन है। आपको याद हो जाना चाहिए। अब at very high temperature, nuclei of two isotope hydrogen and tritium fuse together, energy is produced. Two new particles are found, particle A and particle B. Explain what is meant by isotope of hydrogen. Same number of protons, different number of neutrons. Isotope सबको पता है। Using figure 11.1, state the number of neutrons in a nucleus of tritium. तो बेटा 3 माइनस 1 कर देंगे। ए में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए में से जी माइनस करते हैं, तो यहाँ पर ए कितने 3 है और जी कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा 2। तो आंसर 2 आ गया। द नेम ऑफ पार्टिकल ए, ये पार्टिकल ए है, इसका नाम क्या है, ये न्यूट्रॉन है। और ये पार्टिकल बी क्या होगा बेटा, ये हीलियम है। द प्रोटॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बी, तो ये हीलियम है, तो इसका प्रोटॉन नंबर आपको पता है हीलियम का। हीलियम आपके पास 4 और 2, तो पार्टिकल प्रोटॉन नंबर ये आपके पास 2 है और न्यूक्लियॉन नंबर 4 है। ठीक है। एट वेरी हाई टेम्परेचर, अ वेरी हाई टेम्परेचर इज नीडेड टू फोर्स न्यूक्लियाई टुगेदर। तो इसका हमने इसका थ्योरेटिकल आंसर भी लिख लिया, टाइम चेक करना था। सिंस बोथ न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, to overcome their electrostatic repulsion, high kinetic energy is needed. To increase kinetic energy, temperature is increased. So this is what happens, how they gain energy by increasing temperature. Their kinetic energy is increased, so they can overcome their repulsive forces. This is how they fuse together. तो इसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ स्टार। फ्यूजन का जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो यही है। ये जितने भी प्रोसेस यहाँ पे बीच में भी फॉर्मेशन ऑफ स्टार में आएंगे, ये सारे बिलियन ऑफ ईयर्स में होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि ये ओवर द नाइट चेंजेस आ रही होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्लाउड ऑफ मेनली हाइड्रोजन, क्योंकि हमें पता है स्पेस में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, हीलियम एंड हाइड्रोजन, एंड डस्ट इन स्पेस आर कंबाइंड टू फॉर्म नेबुला। ठीक है। क्या होता है बेटा, आपके पास नेबुला की डेफिनेशन भी यही बनेगी कि हाइड्रोजन और डस्ट जो स्पेस में है, इनको अगर आप मिला दें तो इससे जो चीज बनती है इसको नेबुला बोलते हैं। सबसे पहले स्टार की फॉर्मेशन में नेबुला बनेगा, और ओवर द ईयर्स, बिलियन ऑफ ईयर्स में, ये सारे पार्टिकल्स जितने भी मासेस ये डस्ट के, गैसेस के, ये एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। ये ओवर बिलियन ईयर्स है। ठीक है। ठीक। slowly pulled all materials into a blob, एक स्फीयर नुमा चीज बना लेती है, ब्लॉब्स बना लेती है, इनको ग्रेविटी पुल करती रहती है। ओवर द बिलियन ईयर्स ये श्रिंक करके एक ब्लॉब की शक्ल में आ जाते हैं इस तरह से। ठीक है। दीज ग्रो बिगर एंड बिगर एज मोर मटेरियल अट्रैक्टेड ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे जैसे ये ब्लॉब बड़ा होता जाएगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल बढ़ती जाएगी। ये जितने और लाइट
मासेस हैं जितने तो ये बिलियन ईयर्स में जब ये एक ब्लॉब सराउंडिंग में और इसको ग्रेविटेशनल वजह से अट्रैक्ट करते रहे, इससे ये इसका साइज ग्रेजुअली जो वो बढ़ता जा रहा है, उसका मटेरियल बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो सेंटर जो इसके सेंटर ड्यू टू प्रेशर ये इतने ज्यादा एक दूसरे